अब हम आगे बढ़ाते हैं। अपने को एक नए रूल पे चलना है, ध्यान से देखिएगा। कोई भी नाउन, नाउन मतलब नेम ऑफ एनी पर्सन, एनी प्लेस, एनीथिंग, यही तो सब्जेक्ट बनते हैं बेटा। कोई भी नाउन किसी भी प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन यहां पर कोई भी हो सकता है। प्रीपोजिशन क्या होते हैं बोले मैडम? छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं, जैसे इन, एट, ऑन, अपॉन, आफ्टर, बिफोर, बिहाइंड, बिसाइड, अमंग, बिटवीन, बाय, टिल, टू, थ्रू, सिंस, फॉर, फ्रॉम, ओवर, अक्रॉस, ऑफ, बाय, बहुत सारे होते हैं, छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं। प्रीपोजिशन की पोजीशन क्या होती है भैया? नाउन के पहले, ये तो सभी को पता है, पर यहां पर क्या स्थिति होती है वो समझो। कोई भी नाउन किसी भी प्रीपोजिशन के साथ मिलकर अपने आप को रिपीट करे, यानी दोहराए। जो नाउन यहां लिखा है वही नाउन यहां भी आना चाहिए। समझ रहे बात को? कोई भी नाउन आएगा किसी भी प्रीपोजिशन के साथ मिलकर अपने आप को रिपीट करेगा। तो ऐसी दशा में क्या होता है बेटा? यहां आने वाला और यहां आने वाला दोनों नाउन होना चाहिए सिंगुलर। दोनों नाउन कैसा होना चाहिए? सिंगुलर। और साथ आने वाली वर्ब भी कैसी होना चाहिए? क्योंकि ये तो सब्जेक्ट बन जाएगा, अब सब्जेक्ट के साथ वर्ब का एग्रीमेंट हम ही को करना है, तो वर्ब भी कैसी होगी? सिंगुलर। अब बात को समझो, जैसे एक एग्जाम्पल पेपर में देखने को मिला, स्पीकर आफ्टर स्पीकर। ये क्वेश्चन ना बेटा पेपर में मिला हुआ है। अब आप आराम से देखिए, बिफोर और आफ्टर क्या होते हैं? प्रीपोजिशंस। बिफोर आफ्टर क्या होते हैं? प्रीपोजिशंस। तो कोई भी नाउन किसी भी प्रीपोजिशन के साथ मिलकर अपने आप को रिपीट करे। तो रूल क्या है, नियम क्या है कि दोनों नाउन कैसे होने चाहिए? सिंगुलर। और इनके साथ आने वाली वर्ब भी कैसी होनी चाहिए? सिंगुलर। परंतु एक बात आती है कि मैडम ये तो फैक्ट हो गया, आपने बोला, हमने सुना, बात खत्म हो गई, पर इसके पीछे कोई लॉजिक होगा ना, कोई कंसेप्ट होगा ना कि ये सिंगुलर क्यों होना चाहिए, प्लूरल क्यों नहीं हो सकता? प्लूरल क्यों नहीं हो सकता, उसका कुछ कॉन्सेप्ट होगा ना। तो बेटा ध्यान से सुनिएगा, जब ये एग्जाम में आया था ना तो ये ऐसा लिखा हुआ था, स्पीकर्स आफ्टर स्पीकर्स। तो हमको कुछ नहीं करना था, दोनों स्पीकर्स में से एस को हटाना था तो सिंगुलर बन जाते। पर आपके नॉलेज के लिए मैं आपसे कहूं कि बेटा अगर कहीं पर स्पीकर लिखा है, स्पीकर का मतलब होता है वक्ता, वक्ता यानी बोलने वाला। तो आप ये बताइए कितना स्पीकर की बात हुई यहां पर? एक की संख्या डेफिनेट है, मतलब जो भी नाउन सिंगुलर होगा हमें पता है कि वो कितना है, एक ही है। लेकिन जो नाउन प्लूरल है, जैसे स्पीकर में लिख रहे हैं, स्पीकर में दिख रहा है कितने स्पीकर है, लेकिन स्पीकर्स में दिख रहा है क्या कितने स्पीकर है? दो भी हो सकते हैं, 2 से 200, 2000, 20 लाख भी हो सकते हैं, हाँ या ना? लेकिन इसकी संख्या निश्चित नहीं होती है। सिंगुलर की संख्या निश्चित होती है, प्लूरल की संख्या निश्चित नहीं होती है। तो चलो बात को समझते हैं। सपोज करो स्पीकर्स को थोड़ी देर के लिए अज्यूम करो एज अ टीचर। स्पीकर क्या करता है? बोलता है। टीचर भी क्या करता है? बोलता ही तो है बेटा, बच्चे सुन ले तो बड़ी बात है ना? बाकी एक वक्ता के रूप में एक टीचर भी परफॉर्म करता है। तो सपोज करो जैसे आप बोले कि मैडम इसमें 4 स्पीकर्स है, तो क्या आप गलत हो? 4 हो सकते हैं ना स्पीकर्स, और मैं कह रही हूं नहीं नहीं बेटा इसमें 3 स्पीकर्स है, तो क्या मैं गलत हूं? मैं भी अपनी जगह सही हूं और आप भी अपनी जगह सही हो, क्योंकि स्पीकर्स की संख्या निश्चित नहीं है कि वो 4 ही होगी या वो 3 ही होगी, 2 या 2 से ज्यादा कितनी भी हो सकती है। अब बात को समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा। जैसे मान लो स्पीकर्स की बात करें, तो मैंने आपसे कहा कि थोड़ी देर के लिए आप अज्यूम करिए कि वो स्पीकर्स नहीं है, वो एक टीचर है, और टीचर नहीं लिखा है वहां पे, कितने लिखे हैं? टीचर्स। तो सपोज करिए कि इस जगह पर हम 3 टीचर्स को एक साथ बुलाए। 3 टीचर्स कौन कौन से? एक आपको मैथ्स पढ़ाएंगे, एक आपको जीएस पढ़ाएंगे, और मैडम आपको इंग्लिश पढ़ाएगी, ठीक है? तीनों लोग अपने सामने यहाँ पर आपके आ गए हैं। अगर ये स्पीकर है टीचर्स, तो आप ऑडियंस हो, आप स्टूडेंट की जगह आप ऑडियंस हो गए। अब ना तीनों टीचर्स ने अपना अपना एक एक टॉपिक उठा लिया। जैसे मैथ्स वाले कह रहे हैं कि आज हम सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाएंगे, जीएस वाले कह रहे हैं कि आज मैं अकबर पढ़ा देता हूँ मुगल काल में, और इंग्लिश वाली मैडम कह रही है कि जो हमारा चैप्टर चल रहा है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, हम इसी को कंटिन्यू करते हैं। तीनों फैकल्टी, तीनों टीचर्स, तीनों स्पीकर्स
एक साथ कॉन्सेंट्रेट करके, अपने आप में कॉन्सेंट्रेट करके वो बोले जा रहे हैं, अपनी अपनी बातें बता रहे हैं। कोई सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला बता रहा है, कोई अकबर के 9 रत्न बता रहे हैं, मैडम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का ही रूल बता रही है। सब तीनों बोले जा रहे हैं बेटा, आप किसको सुनेंगे बताइए? आप किसको सुनेंगे? बोले मैडम जो हमारा फेवरेट होगा हम उसको सुनेंगे। होगा क्या ऐसा? तीनों जब एक साथ बोलेंगे ना बेटा, क्या होता है, जैसे हम लोग किसी भजन मंडली में जाते हैं, आरती में जाते हैं, तो वहां पर ढेर सारे लोग बोलते हैं, पर एक ही बात एक ही फ्लो में बोलते हैं। कोई भी अगर उस फ्लो से टूटा, इधर उधर गया, तो सारे लोग घूर के उसको देखते हैं, भाई गड़बड़ मत करना, साथ में चल, क्योंकि एक ही बात बोल रहे हैं और फ्लो में बोल रहे हैं, तो समझ में भी आता है कि क्या बोल रहे हैं। पर यहाँ तीन लोग एक ही बात नहीं बोल रहे हैं, या तीन लोग तीन प्रकार की अलग अलग बातें बोल रहे हैं, और जब अलग अलग बातें होती है ना, तो वॉइस मिक्स होगी। तीन तीन लोग बोल रहे हैं पर बात किसी की भी समझ में नहीं आएगी। अभी जैसे मैं बोल रही हूँ, मैं सिंगल पर्सन बोल रही हूँ, तो आपको मेरी बात एकदम क्लियर जा रही है वॉइस। लेकिन अगर जब मैं यहाँ नहीं होती हूँ और आप लोग सारे आपस में डिस्कस करते हो, तो सब बोलते हो, तो क्लियर नहीं होता बोल कौन रहा है एग्जैक्टली और क्या बोल रहा है। तो जब तीनों एक साथ बोलेंगे ना बेटा, तो किसी की भी वॉइस यहाँ पर क्लियर नहीं होगी। तो ज्यादा अच्छा होता ना, एक समय में पहले मैथ्स वाले आ जाते, वो बोल लेते, उसके बाद जीएस वाले आ जाते, उसके बाद इंग्लिश वाले आ जाते, उसके बाद मैथ्स वाले, जीएस वाले। ऐसा हमारा ऑर्डर चलता था स्कूल में। स्कूल में हमारे पीरियड्स होते थे, टाइम टेबल आ जाता था, पहली क्लास इसकी लगेगी, दूसरी इसकी लगेगी, तीसरी 40 मिनट्स के पीरियड्स होते थे। हाँ या ना, याद आए? तो उसमें क्या होता था, पहले एक टीचर, उनके बाद ही दूसरे, ताकि एक समय में एटलीस्ट एक बंदा काम कर सके, और वो जब काम करे तो सब्जेक्ट का नंबर कैसा बने, सिंगुलर, और जब सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर। तो इसीलिए रूल बना दिया गया कि ये स्पीकर्स नहीं होगा, ये क्या होगा, स्पीकर, कि एक समय में कम से कम कितना बंदा आ जाए, एक, और एक बंदा काम को करे तो सब्जेक्ट कैसा बनेगा, सिंगुलर, तो वर्ब भी सिंगुलर। आपने कई बार ऐसा भी एग्जाम्पल देखा है, डे बाय डे पास्ड, दिन पर दिन बीतते गए। अब आप ये बताइए, डे बाय प्रीपोजिशन, फिर से इस डे को इसने रिपीट किया, तो हमारा रूल क्या चल रहा है, कोई भी नाउन किसी भी प्रीपोजिशन के साथ मिलकर अपने आप को रिपीट करे, तो दोनों नाउन कैसे होने चाहिए भाई, सिंगुलर। डेज बाय डेज नहीं लिखा है, यहां पर क्या लिखा है, डे बाय डे। क्लियर? तो नाउन रिपीट हुआ है बाय प्रीपोजिशन के साथ, तो ये दोनों नाउन कैसे होने चाहिए, सिंगुलर। साथ आने वाली वर्ब भी कैसी होनी चाहिए, सिंगुलर। कुछ एग्जांपल्स पर बात करते हैं। ऑप्शंस हैं इज या आर। बताइए, ब्रेक अपॉन ब्रेक, पहले तो देखो नाउन रिपीट हुआ है, प्रीपोजिशन अप अपॉन के साथ, है ना, तो ऐसी दशा में ये दोनों नाउन कैसे होने चाहिए, सिंगुलर, और साथ आने वाली वर्ब भी, आंसर क्या आएगा, इज। शिप आफ्टर शिप इज। क्लियर बेटा? ठीक। जैसे कभी कभी हमें ना कुछ ऐसा देखने को मिल जाता है, इट इज आई या इट एम आई, बताइए दोनों में से करेक्ट कौन सा है, इट एम आई, इट एम आई, करेक्ट कौन सा है, इट इज आई या इट एम आई? फर्स्ट। ध्यान से समझिएगा, इट इज आई करेक्ट है, इट एम आई इनकरेक्ट है। कारण क्या है इसके एम के इनकरेक्ट होने का और इसके करेक्ट होने का, बाकी तो सब सेम है ना। बात को समझो, जैसे आपने कहीं पर लिखा आई नो हिम, मैं उसे जानता हूं, तो इसमें आई क्या है बेटा, नोन यू नोन, और हिम आपका क्या है, हाँ, ये कंस्ट्रक्शन हमें पता होना चाहिए। लेकिन कहीं पर मिल जाए ही इज अ टीचर, तो आप ये बताइए ही इसमें क्या है, इज आपकी हेल्पिंग वर्ब बोलो या बी वर्ब बोलो, एक ही बात है। अब आप ये बताइए, अगर मेन वर्ब होना होता तो यहां होती, इस सेंटेंस में मेन वर्ब है क्या, नहीं है, तो नियम क्या बनता है, यहां पर नियम की बात आती है, जिस सेंटेंस में मेन वर्ब अवेलेबल होती है, यहां मेन वर्ब है, यहां नहीं है, दिख रहा है, जिस सेंटेंस में मेन वर्ब अवेलेबल होती है उसके बाद का ही स्थान
किस नाम से जाना जाता है? ऑब्जेक्ट के नाम से। अब बोले मैडम अगर मेन वर्ब होना होता तो यहां होती, तो हम इस टीचर को क्या कहते? ऑब्जेक्ट कह सकते थे, है ना। पर फिलहाल हमारे पास यहाँ पर मेन वर्ब अवेलेबल नहीं है, तो हमें इसे ऑब्जेक्ट बोलने की परमिशन नहीं है। तो बोले मैडम फिर क्या बोलेंगे? तो फिर बोलेंगे बेटा बी वर्ब का कॉम्प्लीमेंट। एक नया शब्द आ रहा है आपके सामने, बहुत ध्यान से समझिएगा, आगे की चीजें भी कहीं ना कहीं इसको रिलेट करेगी। तो अभी सुन लो, आगे भी फिर ये मिलेगा तो फिर वहां बनना चाहिए, ठीक है। क्या बोल रहे हैं बात को समझो। आई नो हिम, इसमें नो क्या था? मेन वर्ब। मेन वर्ब के तुरंत बाद कौन होता है? ऑब्जेक्ट। तो हिम आपका क्या आ गया? ऑब्जेक्ट। अब अगर यहाँ कोई मेन वर्ब होती तो मैं टीचर को ऑब्जेक्ट बोल देते, पर फिलहाल वहां पर मेन वर्ब अवेलेबल नहीं है, तो फिर हम उसे क्या बोलेंगे? बी वर्ब का कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट को हिंदी में कहते हैं पूरक। पूरक क्या करता है? वाक्य को पूरा करता है। जैसे ही इज आ, तो बोले ही इज अ व्हाट, वह है तो वह क्या है? तो बोले ही इज अ टीचर। तो ये शब्द ने आके सेंटेंस को कंप्लीट कर दिया, तो कंप्लीट करने वाले को ही क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। तो अब मैं यहां आपको क्यों सिखा रही हूं, उसका रीजन ये है कि जैसे ये वर्ब लगी है और ये बी वर्ब है, एम इज आर वॉज वर्ब होती है 5 बी वर्ब। कितनी होती है बी वर्ब? 5। एम इज आर वॉज वर्ब, ये एम इज आर की बात हो रही है ना, इसीलिए हम बी वर्ब बोल रहे हैं बार बार। जितनी भी आपको बी वर्ब मिलेगी, उस बी वर्ब के बाद हमेशा उसका एक क्या मिलेगा? लेकिन वो कॉम्प्लीमेंट उस बी वर्ब का सब्जेक्ट नहीं होता है। ये इज लिखा है तो ये टीचर के कारण नहीं लिखा, ये इज किसके कारण लिखा है? ही के कारण। तो बी वर्ब का सब्जेक्ट कौन होता है? उसके पहले बैठा हुआ। अब यहां पर आओ, ये भी लिखा है एम इज आर, कौन सी वर्ब है ये? बी वर्ब। और उसके बाद का स्थान उसका क्या कहलाया? तो मैंने आपको रूल में क्या बताया कि बी वर्ब का सब्जेक्ट उसका कॉम्प्लीमेंट नहीं होता। अगर ये आई सब्जेक्ट होता तो हम एम लगाते ना, आई एम हमारा आंसर होता, पर हमारा बी वर्ब का कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट नहीं होता है, सब्जेक्ट हमेशा उस बी वर्ब के पहले होता है। तो सब्जेक्ट यहाँ पर कौन बैठा है? इट। इट को अगर हम देखते हैं तो इट हमें मिलता है थर्ड पर्सन का सिंगुलर। जब इट खुद कह रहा है कि मैं सिंगुलर हूं, तो वर्ब भी कैसी होगी? सिंगुलर। तो यहाँ पर वर्ब कौन सी होगी? सिंगुलर इज। क्लियर इतनी बात? तो इट इज आई करेक्ट है, क्यों? क्योंकि उसका सब्जेक्ट कौन है? इट है। इट एम आई क्यों इनकरेक्ट है? क्योंकि इट सब्जेक्ट की वर्ब एम नहीं होती और हमारा सब्जेक्ट कौन है? तो इट है। इतनी बात क्लियर? अब थोड़ा सा सुनो, लेकिन ना यही चीज देयर के साथ अगर आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट देयर आ जाए तो बात गड़बड़ हो जाती है। देखो कैसे, और मेन हम देयर के लिए ही पढ़ रहे हैं इसको। देयर ब्लैंक अ बॉय इन द ग्राउंड, देयर ब्लैंक बॉयज इन द ग्राउंड। आपके पास ऑप्शन है सपोज इज या आर। अब ये क्वेश्चन आपको मिला देयर ब्लैंक बॉय इन द ग्राउंड। अब इज आर के बाद आप देखो, इज एम आर के बाद आपको फिर से मेन वर्ब नहीं मिल रही, तो ये उसका क्या कहलाया? कॉम्प्लीमेंट, है ना। कॉम्प्लीमेंट शब्द से फैमिलियर हो जाइए अब आप कि व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये कि जिस भी शब्द के बाद का हम स्थान बोले वो उसका कॉम्प्लीमेंट। तो बी वर्ब के बाद उसका पी वर्ब का क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट। अब बात यहाँ आती है कि हमने थोड़ी देर पहले सीखा कि प्रत्येक बी वर्ब के बाद उसका एक कॉम्प्लीमेंट होता है जो उसका सब्जेक्ट नहीं होता है। सब्जेक्ट हमेशा कहाँ बैठता है? पहले। तो यहाँ इट बैठा है और यहाँ देयर। तो इट ने तो बता दिया मैं सिंगुलर, तो हमने वर्ब लगा दी सिंगुलर। अब जब हम देयर से पूछने गए भाई साहब सिंगुलर या प्लूरल, तो वहां जाके पता चला कि देयर तो डमी सब्जेक्ट है। डमी बोले तो पुतला, जो कुछ बोलता नहीं, जो कुछ खाता पीता नहीं, बस इस अंदाज में कुछ खड़ा होता है। अब सपोज डमी ने कोई ड्रेस पहना है, आपको बहुत पसंद आ रहा है, आप उसके साइड ऐसे घूमे जा रहे हो और कह रहे हैं हाउ मच इज दिस, हाउ मच इज दिस। वो ये भी नहीं बोलेगा नालायक अंदर जाके पूछ मैं डमी हूं, क्योंकि वो कुछ बोलता ही नहीं है ना बेटा। और डमी का जहां मन हो वहां बिठा दो। डमी को अपनी इच्छा है, ये शोरूम अपन ने लगाया, देखा डमी वहां अच्छा नहीं दिख रहा है, तो हम डमी को यहाँ भी रख सकते हैं, फिर कहीं और भी रख सकते हैं। तो जहां पर सब्जेक्ट नहीं होता है
या सब्जेक्ट की कमी होती है या किसी नाउन को हमें इंट्रोड्यूस करवाना होता है, तब हम देयर को बुलाते हैं। और यहां तक कि देयर कोई मीनिंग भी नहीं देता। मैंने बोला ना डमी खाता पीता कुछ नहीं है, तो मीनिंग भी नहीं देता है। तो अब जब इससे पूछने गए, अब आप डमी को हिला हिला के पूछोगे भैया सिंगुलर या प्लूरल बोल, वो कुछ भी बोलने वाला। और हमको तो सब्जेक्ट के साथ वर्ब का एग्रीमेंट करना है। ये इतना ही बता दे कि सिंगुलर, हम वर्ब सिंगुलर लगा देंगे। ये सिर्फ इतना बता दे प्लूरल है तो हम वर्ब प्लूरल लगा देंगे। पर तकलीफ ये है कि कुछ बोलने को तैयार नहीं है। तो फिर हम क्या करते हैं बेटा, फिर हम जाते हैं, हम कहते रहने दो डमी, तुमसे तो बात ही करना खराब है, हम तुम्हारे कॉम्प्लीमेंट को देख के वर्ब लगा लेंगे। तो बी वर्ब का कॉम्प्लीमेंट यहां पर कैसा लिखा है, सिंगुलर, तो वर्ब कैसी होगी, यहां कैसा लिखा है, तो वर्ब कैसी होगी, बॉयज प्लूरल है ना, तो आ, और आ बॉय है इसीलिए इज। क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में, ऐसा लिखा था, देयर वर नो फर्नीचर एक्सेप्ट अ कपल ऑफ बेड्स। अब यहां पर ये क्वेश्चन था, तो आपको सबसे पहले ये देयर दिखा, देयर के साथ आने वाली क्या दिखी, बी वर्ब। बी वर्ब कितनी होती है, 5। कौन कौन सी, एम, इज, आर, वॉज, वर, तो ये वर मिल गया हमको। वर, उसके बाद का कॉम्प्लीमेंट कौन मिल गया, फर्नीचर। फर्नीचर कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल, जिसे गिना ही नहीं जा सका। तो वो अनकाउंटेबल जो भी होता है वो हमेशा सिंगुलर होता है। तो वर्ब भी कैसी होगी, ये, यहाँ वर नहीं आएगा, यहाँ वॉज आएगा। एक और क्वेश्चन इसी शिफ्ट में, मतलब जो ये पेपर मैं बता रही हूँ एसएससी का स्टेनोग्राफर 2016, 2 शिफ्ट में पेपर हुए थे। पहले शिफ्ट में ये था, दूसरे शिफ्ट में भी देयर से ही था। आप पेपर उठा के देखिए, गूगल करिए, आपको ये क्वेश्चन मिलेगा। देयर आर एन एक्सटेंसिव लॉन। अब फिर से सब्जेक्ट कौन मिल गया, तो देयर के साथ आने वाली भी वर्ब किसको देख के लिखी जाती है, उसके एन एक्सटेंसिव लॉन, एक बड़ा सा लॉन, कितना, एक, तो सब्जेक्ट सिंगुलर, तो वर्ब भी ये, आर नहीं आएगा, क्या आएगा, इज आएगा। क्लियर इतनी बात। तो यहां पर कभी भी याद रखना कि इट के साथ तो इट सब्जेक्ट होता है, लेकिन देयर के साथ आने वाला जो भी सब्जेक्ट है वो उसके, सॉरी, देयर के साथ आने वाली जो बी वर्ब है वो उसके कॉम्प्लीमेंट को देखकर लिखी जाती है। कॉम्प्लीमेंट बताता है वो सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, कॉम्प्लीमेंट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। कोई दिक्कत इसमें? डिस्कस करेंगे पता है किसे, रिलेटिव प्रोनाउन को। आप बोलेंगे मैडम ये क्या होते हैं रिलेटिव प्रोनाउन, ये होते हैं बेटा हु, विच, दैट, हु, विच, दैट। समझो, रिलेटिव प्रोनाउन एक्चुअल में क्या है, हमारा चैप्टर चल रहा है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट के साथ वर्ब का एग्रीमेंट हम कर रहे हैं, लेकिन सब्जेक्ट के प्लेस पर कौन आता है, नाउन या प्रोनाउन। तो नाउन तो मैंने उस दिन आपको एक्सप्लेन किए 5 प्रकार के होते हैं, पर प्रोनाउन होते हैं अपने 7 प्रकारों में, जिसमें से एक प्रकार होता है रिलेटिव प्रोनाउन। उसके अंतर्गत कौन कौन से प्रोनाउन देखने को मिलते हैं, हु, विच, दैट। अब कई बच्चों के माइंड में आता है कि मैडम ये हु और विच तो WH के वर्ड्स है ना, हमने तो इनको WH में भी पढ़ा है। तो बेटा ये WH के वर्ड्स थे, प्रश्न पूछने का काम ये करते थे, और जब ये प्रश्नवाचक होते थे ना तो ये सेंटेंस में कहाँ बैठते थे, एकदम शुरू में, इनकी पोजीशन यही होती है। आप देखना घर में कई बार ऐसा होता था कि हम अपने फ्रेंड से मिलने गए, तो उसके दादाजी, उसकी दादी आपको एकदम दरवाजे पे ही मिलती थी, क्या है, किस लिए आया है, किसका लड़का है तू, तेरे पापा क्या करते, 25 प्रश्न पहले पूछ लेते थे। हम बोलते थे भाई फलाना लड़का है क्या तुम्हारा घर पे, तो बोलते थे हाँ जा अंदर है। तो पहले ही बता सकते थे तुम, पहले 25 प्रश्न पूछेंगे। और कहाँ पाए जाते थे ये प्राणी, हमेशा दरवाजे पे। तो वैसे ही ये WH के वर्ड है बेटा, प्रश्नवाचक है। कई बार तो ऐसा भी होता था, अपन जैसे ही देखते थे दादाजी दरवाजे पर होते हैं, साइड से छुप के निकलने की कोशिश करते थे, कौन और इनके प्रश्नों के जवाब दे। 2 मिनट का काम था, फ्रेंड से एक कॉपी लेना था, आधा घंटा दादाजी ले लेते। घर वाले डांटते कि वहां जाता है तो वहीं का हो जाता है। कई बार ऐसी डांट भी खाई है हमने। तो ये प्रश्नवाचक आपको हमेशा कहाँ मिलेंगे, दरवाजे पर। अब हुआ क्या था, ये हु और विच, हु यहाँ क्या मीनिंग देता था, कौन, और विच यहाँ क्या मीनिंग देता था, हाँ कौन सा, ये लगा के यहाँ पे हम प्रश्न करते थे।
तो हम इनके पास पहुंचे और हमने इनसे बोला इतनी अच्छी लाइफ मिली है, इतना अच्छा जीवन मिला है, जिंदगी भर क्या प्रश्न ही पूछते रहोगे क्या? तो ये लोग बोलने लग गए हमारे को कोई काम नहीं मिल रहा है, जैसे आप लोगों के साथ अभी समस्या चल रही है, आपको जॉब नहीं मिल रहा है। अगर आपसे कोई बोले कि हम आपको जॉब देते हैं विदाउट एनी ब्राइब, रिश्वत के, विदाउट एनी एग्जाम एफर्ट्स, और बिना किसी एफर्ट्स के आपको सिर्फ नौकरी मिल रही है, चलो, तो मना करोगे? नहीं ना। ऐसे इन लोगों के पास हम पहुंचे, हमने कहा किसी भी बिना एफर्ट के हम आपको नौकरी दे रहे हैं और आपसे अच्छी पोस्ट पर आपको बिठा रहे हैं। तो बोले चलो। तो ये लोगों को WH के ये वर्ड थे, हमने इनको लाया और लाके क्या बना दिया? रिलेटिव प्रोनाउन। अब बताइए जब कोई वर्ड अपना पोजीशन, ये अपना पार्ट्स ऑफ स्पीच बदलेगा तो उसकी पोजीशन बदल जाएगी। भैया वो WH था तो कहाँ बैठता था? शुरू में। अब जब वो प्रोनाउन बना है तो शुरू में ही थोड़ी बैठेगा, तो प्रोनाउन कहाँ बैठता है? तो ये बैठता है वाक्य के बीच में। कौन कौन? हु, विच और दैट। अब दैट की कहानी कुछ ऐसी है बेटा, दैट अपने घर में होता है कंजंक्शन, अपने घर में बोले तो दैट की पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है? ये कंजंक्शन। इसको हमने यहां लाया, क्या बनाया? रिलेटिव प्रोनाउन। इसके साथ तकलीफ ये हो गई कि अपने घर में भी बीच में बैठता था और यहाँ भी है बीच में ही बैठा है, तो इसको ऐसा लग रहा है कि इन लोगों ने मेरे लिए कुछ भी नया नहीं किया, पर इन दोनों के लिए हमने कुछ अच्छा किया है कि ये लोग प्रश्नवाचक थे और यहाँ आके ये क्या बन गए? रिलेटिव प्रोनाउन। जब ये प्रश्नवाचक थे तो हु मीनिंग देता था कौन का, विच मीनिंग देता था कौन सा का, लेकिन जब ये यहाँ आके रिलेटिव प्रोनाउन बन जाते हैं तो सभी मीनिंग देने लगते हैं जो या जिसे का। मीनिंग बदल गया है। जो दैट अपने घर में की का मीनिंग देता था, जब ये कंजंक्शन बनता है तो की का अर्थ देता है, की, वहां ऐसा इसीलिए हुआ की। ठीक है, टीचर ने बच्चों को समझाया की, तो जहां भी की लगता है वो दैट होता है। तो ये दैट कंजंक्शन जब होता है तो की का मीनिंग देता है, लेकिन जब ये रिलेटिव प्रोनाउन बनकर आता है तो जो या जिसे का मीनिंग देता है। अब मैटर ये है कि मैडम आप हमें प्रोनाउन पढ़ा रहे हो कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ा रहे हो, पहले तो ये बता दो। तो बेटा देखो, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट तो हमारा टॉपिक चल ही रहा है, उसमें आ गए कौन? रिलेटिव प्रोनाउन, तो हमको थोड़ी सी उसकी भी समझ होनी चाहिए। तो हमने यहाँ पे वर्ब का रूल लगाते आना चाहिए। ध्यान से देखो, कभी भी ये जितने भी आपको रिलेटिव प्रोनाउन दिख रहे हैं इनके बाद हमेशा एक वर्ब आती है। कौन आती है? और वर्ब की स्पेशलिटी है कि या तो वो सिंगुलर होती है और या तो वो प्लूरल होती है। तो बोले मैडम सिंगुलर या प्लूरल हम कैसे लिखेंगे? तो आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, जो भी रिलेटिव प्रोनाउन लिखा है उसके पहले आने वाला एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग ये वर्ब लगेगी। ये एंटीसीडेंट सिंगुलर तो वर्ब, और ये एंटीसीडेंट प्लूरल तो वर्ब। एंटीसीडेंट का मतलब समझता है ना, यहां आने वाला नाउन या प्रोनाउन। थोड़ा एग्जाम्पल पर बात करेंगे तो आपको क्लियर होगा। ठीक, एग्जाम्पल देखोगे तो समझ में आएगा। I, who blank your friend will help you. You, who blank my friend should help you. Should help me. चलो ऑप्शन देखो, क्वेश्चन देखो और आंसर करो। आई मिला आपका सब्जेक्ट, फिर कौन मिल गया? वाक्य के बीच में मिला ये हूं, है ना? तो इसे हम क्या बोलेंगे? WH या रिलेटिव प्रोनाउन? हु दो ही पार्ट्स ऑफ स्पीच को बिलोंग करता है, या तो वो WH है या तो वो, अगर वो WH है तो प्रश्नवाचक है तो क्वेश्चन मार्क लगेगा। लास्ट में देखो क्वेश्चन मार्क है क्या, तो इसका मतलब ये क्या है? हाँ, तो ये रिलेटिव प्रोनाउन। अब रिलेटिव प्रोनाउन के बाद आने वाली वर्ब हमेशा पहले आने वाले एंटीसीडेंट को देखकर लिखी जाती है, तो आई के अकॉर्डिंग क्या लगेगा? आई एम। और यहाँ यू के अकॉर्डिंग, हाँ। अब ट्रांसलेट करिए, मैं, आई यानी मैं, जो, हु का मीनिंग
तुम्हारा दोस्त हूं, तुम्हारी मदद करूंगा। मैं जो तुम्हारा फ्रेंड हूं, तुम्हारी मदद करूंगा। तुम जो मेरे फ्रेंड हो, तुम्हें मेरी मदद करनी चाहिए। शुड का मीनिंग होता है चाहिए। अब जिस बच्चे को जैसे आज जो क्लास मिस कर गए, नहीं लगा पाए, अब रिलेटिव प्रोनाउन को तो हम पहचान नहीं पा रहे, बोले मैडम हमको तो यही पता था कि वो WH और कौन का मीनिंग देता है, तो बच्चा बोलेगा मैं कौन, तो फिर बताना मैडम आप योगिता साहू, तुम कौन, फिर हम भी पूछेंगे ना हमारी तरफ से, ठीक है। तो यहां पर हो जाता है अर्थ का अनर्थ। लिटिल नॉलेज इज डेंजरस। सारी चीजें पढ़ो, ध्यान से सुनो, समझो। अभी रिलेटिव प्रोनाउन पूरा टॉपिक है आपको पढ़ने के लिए, पढ़ाऊंगी। पढ़ाई कहाँ है हमने नाउन प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन अपने आप में 2 दिन का टॉपिक है, जिसको मैंने सिर्फ इतने में कवर करवाया है। रिलेटिव प्रोनाउन अकेला मेरे 2 दिन का टॉपिक है। बहुत अच्छे से हम इसको स्टोरी बना के पढ़ते हैं, जिसमें एकदम बहुत अच्छे से चीजें क्लियर होती हैं। और किसी भी एग्जाम में 2 से 5 नंबर तक के क्वेश्चन सिर्फ रिलेटिव प्रोनाउन से बनते हैं। अकेला ये टॉपिक है। मतलब मैंने आपसे बोला ना प्रोनाउन अपने 7 प्रकारों में होता है, तो बाकी के 6 प्रकार एक तरफ और रिलेटिव प्रोनाउन एक तरफ, तो उसका एक रूल बनता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। तो अभी थोड़ा हमने आपको सिर्फ काम चलाऊ बताया, अभी रिलेटिव प्रोनाउन पूरा नहीं पढ़ा है। रिलेटिव प्रोनाउन टोटल 6 होते हैं, आपके सामने कितने लिखे अभी? हाँ, आपको तो मैंने 3 और बताए भी नहीं है कौन से होते हैं ना, तो अभी पढ़ेंगे हम। तो रिलेटिव प्रोनाउन का क्या रूल है कि रिलेटिव प्रोनाउन के बाद आने वाली वर्ब हमेशा उस रिलेटिव प्रोनाउन के पहले आने वाले एंटीसीडेंट को देखकर लिखी जाती है। थोड़ा बोलने की कोशिश करो, एंटीसीडेंट, है ना, बोलते बोलते क्लियर होता है। एंटीसीडेंट जो पहले आएगा वो अगर सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर, वो प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल। यहाँ प्रोनाउन आ गए दोनों जगह, तो आई एम होता है, यू आर होता है। क्लियर इतनी बात?